हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो चीजें आवश्यक होती हैं वो क्यों आवश्यक होती हैं, और अगर उन चीजों का यूज नहीं किया जाए जैसे कि प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने 3 प्रयोग देखे थे। तीनों प्रयोग 3 चीज अलग अलग चीजों के लिए थी। जैसे फर्स्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फिर क्लोरोफिल एंड फिर प्रकाश के लिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश से रिलेटेड बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट में मूव कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को नया नया देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियोस में एक बायोलॉजी क्लास 10th का एक सीरीज है, आप उसको स्टार्टिंग से फॉलो करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O यूज होता है, और फाइनली हमें मिलकर बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, इसमें सूरज का प्रकाश का यूज होता है और क्लोरोफिल यूज होता है, साथ में ये CO2 एंड H2O। ओके, तो ये जो पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इस पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ सूरज का प्रकाश। ओके, तो आप सनलाइट को यूज कर रहे हैं और किस अवस्था में कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्रकाशिक अभिक्रिया और सेकेंड वन इज अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को, मान लो कि यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रकाश संश्लेषण का और यहाँ जाता है, तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग को बोल दिया गया है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरे भाग को बोल दिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, या फिर इसको आप प्रकाश अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। ओके, तो ये स्टार्टिंग फेज है प्रकाश संश्लेषण का, और इसमें क्या होता है, जल का प्रकाश द्वारा अपघटन होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O मिलकर बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सूरज का प्रकाश एंड क्लोरोफिल, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये बनता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो जो प्रथम चरण होता है उसमें जल जो है उस सूरज के प्रकाश द्वारा घटित होता है। ठीक है, तो जल आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पर है, और इस पर क्या होता है, जब इस सनलाइट को यहाँ पे पास किया जाता है, यहाँ पे आपको पता होगा सनलाइट सूर्य का प्रकाश देते हैं और नीचे में क्लोरोफिल लिखा था मैंने। तो जो ये सूर्य का प्रकाश है वो जल को अपघटित करता है। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि अपघटन क्या होता है। तो अपघटन को बोलते हैं अवकरण। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अवकरण और अभिकरण 2 रिएक्शन होते हैं। ओके, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। तो अपघटन या अवकरण में क्या होता है कि जो कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे H2O है, इसमें से ऑक्सीजन, इससे अगर नॉर्मल बात में बोले, नॉर्मल भाषा में, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। ओके, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो जो H2 है उसका अपघटन होगा सूरज के प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, फिर अंदर की जो भी रिएक्शन होगी वो होगी, लेकिन ये अब जल का अपघटन हो रहा है फर्स्ट फेज में। अब सेकेंड फेज आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें बस एक चीज हुआ कि जल का प्रकाश द्वारा अपघटन हुआ, अवकरण हुआ। ओके, और चूंकि इसमें प्रकाश का यूज हो रहा है इसीलिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस चरण को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। अब दूसरा जो पार्ट है वो होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का ये द्वितीय चरण होता है। ठीक है,
जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद, ठीक है, जो ये फर्स्ट अभिक्रिया हुआ था प्रकाशिक अभिक्रिया, इसका जो उत्पाद बना, ठीक है, H2O का जो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन हुआ, तो इसके बाद जो ये टूटा H2 और O2 में, ओके, तो ये H2 और O2 के द्वारा, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद द्वारा, उत्पाद मीन्स ये जो एरो के इस साइड होता है, एरो के राइट साइड, तो एरो के राइट साइड है H2 और O2, और ये H2O टूटा था प्रकाशिक अभिक्रिया में, मतलब प्रकाश जब इसमें पड़ा था तो ये टूटा था H2 और O2 में। अब ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद है, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, ओके। चूंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश की अनिवार्यता नहीं होती, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड अभिक्रिया, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वाले में H2O का अपघटन हुआ, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। सेकेंड वाले में CO2 का अपघटन हुआ, किसके द्वारा, इस H2 और इस O2 के द्वारा। इसमें प्रकाश का यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें प्रकाश का यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। CO2 के अपघटन में प्रकाश का यूज नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अगर आपको पता हो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण का क्या रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे कुछ देते हैं और यहाँ पे कुछ बनता है, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब क्या होता होगा, पहले ये दोनों कंपाउंड टूटते होंगे और फिर बाद में जुटते होंगे, और जुटकर अलग अलग कंपाउंड बनाते होंगे, जैसा कि ग्लूकोज, फिर O2 और H2O, ये तीन चीज बनती है। तो H2O जो टूटा वो प्रकाश के द्वारा टूट गया, तो ये हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बाद अब CO2 को टूटना है, तो ये जो H2O टूट के जो चीजें बनेंगी, जैसे H2 और O2, उसके द्वारा ये CO2 टूट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों चरणों में ये दोनों चीजें टूट जा रही हैं। तो यही हुआ, मतलब दोनों चीजें टूट गई, तो इधर दो चीज है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें जब टूटी, तो इसमें दो चरण है, फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण का दो चरण। तो ये अगर आपको एग्जाम में आता है प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण है, या कितने प्रकाश संश्लेषण के कितने टाइप्स हैं, ओके, तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि हाँ दो टाइप्स है, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, या दो चरण है, ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोषण का। पोषण इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन इससे पहले हम लोग अभी तक प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, और मृतजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, बेसिक चीजें। अब हमें पढ़ना है कि जीवों में पोषण कैसे होता है, ओके। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ी कि पोषण क्या होता है, ठीक है, पोषण के टाइप कितने होते हैं और वो टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्वपोषी पोषण जो पढ़ा था, उसके लिए पूरा चर्चा की हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ प्रयोग थे उसको देखें, कुछ टाइप्स थे उसको देखें। अब आता है बाकी, ये तो हो गया पौधे वाला पोषण, उसके बाद आया जीव वाला पोषण, ठीक है, जो था पर पोषण। स्वपोषण देख लिया, अब आता है पर पोषण। पर पोषण में भी बहुत सारा टाइप्स था, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, ओके। तो अब हमें देखना है वैसा पोषण जो जीवों के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चीज में कि अमीबा के बारे में हमें पढ़ना है कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, ठीक है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में देखना है पूरा डिटेल में। तो इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि अमीबा में पोषण आखिर होता कैसे है। ये आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे, तो उस दिन जो मैंने मृतजीवी पोषण बताया था, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि उसमें जो होता है, उसमें उस जीव में पोषण होता है जिसका कोई विशेष अंग नहीं होता पोषण के लिए, ठीक है। जैसे मनुष्य में मुंह होता है, तो उस जीव में कुछ ऐसा नहीं होता, वो अपने शरीर के द्वारा ही पोषण कर लेता है। तो वही चीजें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अमीबा में पोषण का वर्णन करें, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का एक टॉपिक ही है, अमीबा में पोषण। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, ये है अमीबा में पोषण, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस है, और ये आ जाता है 5 मार्क्स के लिए, ओके। लेकिन इसको कैसे लिखना है लैंग्वेज में वो बताऊंगी, साथ ही साथ इस प्रोसेस का मतलब क्या है, ये कैसे होता है वो भी बताऊंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अमीबा में जो पोषण है वो 3 स्टेप्स को यूज करता है। फर्स्ट वन इज अंतर्ग्रहण, सेकंड पाचन, और थर्ड बहिष्करण,
ओके। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। ठीक है, अंतर्ग्रहण मीन्स अंदर ग्रहण करना। पाचन का मतलब होता है अब उस भोजन को जो कि हमारे शरीर के अंदर जा चुका है उसको पचाना। और थर्ड बहिष्करण। ठीक है, तो जो भी अपचा हुआ चीज है उसको बाहर निकालना। तीन चीजें होती हैं पोषण में। ओके, तो इन तीन चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो अमीबा में पोषण कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट वन होता है अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो ये तो समझ गए कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, या फिर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। ये आपको पता है, मैंने बताया जैसे कि अमीबा में या मृतजीवी जीवों में भोजन के पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। वो अपना भोजन शरीर की सतह से ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, बल्कि भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि ये अमीबा है। मैं यहाँ बनाती हूँ एक अमीबा को। ठीक है, अब ये अमीबा का शरीर है, आप देख सकते हो चारों ओर। ठीक है, तो इसके मान लो यहाँ भोजन है। ठीक है, तो ये इसके शरीर के सतह से ही इस भोजन को ये अंदर ले जाएगा। अब कैसे ले जाएगा, तो देखो, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। ठीक है, अभी भोजन मान लो इतना डिस्टेंस पे है, तो अमीबा घूमते घूमते गया यहाँ पे आया। मान लो अमीबा यहाँ पे आया। ठीक है, मान लो अमीबा यहाँ पे आया, अब भोजन इसके शरीर के एकदम नजदीक हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि ये भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर ये जो भोजन है इसके चारों ओर कुटपाद का निर्माण कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। अमीबा का भोजन भोजन यहाँ था, अमीबा का शरीर यहाँ था। जैसे ही ये नजदीक आया, इसको पता चला कि हाँ मेरे पास में कुछ खाद्य पदार्थ है, खाद्य कण है, तो इसने अपने शरीर को ऐसा इस तरह से फैलाया कि भोजन इसके शरीर के बीच में आ गया। देख सकते हो, ये एक निर्माण हो गया कुछ चीज का। अब ये भोजन इसके शरीर के अंदर आ चुका है, आ गया है। अब ये जो अपने शरीर को इस तरह से फैलाया, इसी चीज को बोलते हैं कुटपाद, या फिर इसको पदार्थ भी बोलते हैं। क्लियर है? तो कुटपाद का निर्माण कर लेता है और कुटपादों के पसर्व तथा सिरे आपस में जुड़कर एक भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो कुटपाद था, इसका जो पसर और सिरा मीन्स ये जो आपस में ये एक छोर हो गया और एक ये छोर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। क्लियर है? तो आपस में जुड़कर भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं, जिससे भोजन पूरी तरह घिर जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको अमीबा मानते हैं तो ये क्या करेगा अमीबा कि ऐसे जाएगा, और ये इसका इस तरफ वाला भाग रहेगा, ये इसका इस तरफ वाला भाग रहेगा, और ये अमीबा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से पिक्चर बनाओ तो ये भोजन है। ठीक है, और ये अमीबा है, और ये पूरा अपना शरीर ऐसे, मतलब ये शरीर इसका अमीबा का ये था, ये अलग था, ये अलग था। ये वाला आप पोर्शन समझ सकते हैं, ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको इसने बढ़ा बढ़ा कर ऐसा कर लिया कि भोजन इसके अंदर आ गया। तो ये भोजन रसधानी का निर्माण कर लिया, जिसके अंदर भोजन चारों तरफ से घिर जाता है। अब भोजन का अंतर्ग्रहण तो हो गया, भोजन शरीर के अंदर आ गया। ठीक है, अब भोजन का करना है पाचन। ये है सेकेंड स्टेज। तो अब भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो रसधानी बना है चारों तरफ से, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, इसके शरीर के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। उन्हीं एंजाइमों के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। क्लियर है? तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भोजन का अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, तो वहां पे आपको आंसर करना होगा कि रसधानी में होता है। ठीक है, अमीबा का में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद के द्वारा होता है। ओके, अब क्या होता है, या फिर अगर कुटपाद नहीं दिया है तो शरीर का सतह ऑप्शन में दिया होगा, तो शरीर के सतह द्वारा होता है। अब भोजन का अंतर्ग्रहण भी हो गया और भोजन का पाचन के लिए एंजाइम भी मेरे पास आ गए, तो उसके द्वारा भोजन का पाचन भी हो जाएगा।
अब पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। तो जो ये भोजन का पाचन होगा तो ये क्या करेगा, अब इससे भोजन भोजन का पाचन हो गया तो ये यहाँ से निकलेगा और अमीबा की जो भी कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो इस कोशिका के कोशिका द्रव में पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब एक कोशिका द्रव में पहुंच जाएगा तो वहां से सारे शरीर में वो वितरित हो जाता है पचा हुआ भोजन, ठीक है। तो भोजन का पाचन तो हो गया, भोजन का अंतर्ग्रहण भी हो गया, अब होता है भोजन का बहिष्करण, अपचे भोजन का बहिष्करण, ठीक है। तो अब इसी प्रकार अमीबा में भोजन के बहिष्करण के लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ओके, कोई निश्चित अंग नहीं होता। तो अब भोजन का बहिष्करण होता कैसे, तो जो भोजन का पाचन हुआ वो तो कोशिका के द्रव के द्वारा पूरे शरीर में फैल गया। अब जो अपचा भोजन है वो शरीर के सतह के किसी भी भाग से, जैसे कि भोजन आया था शरीर के सतह से अंतर्ग्रहण हुआ था, उसी तरह से भोजन का जो बहिष्करण भी है वो भी शरीर के सतह से ही किसी भी भाग से एक किसी भी शरीर के किसी भी भाग में एक छिद्र का निर्माण होगा और वो छिद्र अस्थायी होगा, मतलब वो हमेशा वहां पे बना नहीं रहेगा, कुछ देर के लिए बनेगा और जैसे ही भोजन बाहर निकलता है शरीर से वो छिद्र गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसी उसी के द्वारा भोजन का बहिष्करण होता है, मतलब कि भोजन के बहिष्करण के लिए उसके शरीर में, अमीबा के शरीर में कोई विशेष अंग नहीं होता, बल्कि शरीर के किसी भी एक भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और उस छिद्र के द्वारा जो अपचा भोजन है जिसका बहिष्करण करना है वो बाहर निकल जाता है। मान लो कि शरीर में पूरा पचा हुआ भोजन फैल गया और कुछ जो अपचा भोजन है मान लो यहाँ से निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हो जाएगा और ये अपचा भोजन बाहर निकल जाएगा, फिर ये छिद्र बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भोजन का बहिष्करण हो जाता है, क्लियर है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है ये समझ गए। पोषण तीन तरह से होता है, मैं एक बार इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। पोषण तीन तरह से होता है, तीन स्टेज में। फर्स्ट अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर बहिष्करण। अंतर्ग्रहण के लिए अमीबा अपने शरीर के सतह को भोजन के आसपास ले जाता है, फिर भोजन को अपने शरीर के सतह से ढक लेता है, उसके बाद वह भोजन रसधानी का निर्माण करता है और भोजन रसधानी में ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। अब भोजन का जब पाचन हो जाता है तो जो अपचा भोजन है उस शरीर से बाहर निकलना चाहता है जिसके लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता, तो क्या होता है कि उसके शरीर के किसी भी एक भाग में एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और वो छिद्र अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। और उसे जैसे ही अपचा भोजन शरीर से बाहर निकलता है फिर वो छिद्र बंद हो जाता है और इस तरह भोजन अमीबा का जो शरीर है उसमें एंजाइम्स और जो भी पचा हुआ भोजन है वो फैल भी गया और जो अपचा भोजन है वो बाहर भी निकल गया। तो इस तरह अमीबा में पोषण होता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि अमीबा में किसके द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा पोषण होता है, तो मृतजीवी, या अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा, तो भोजन रसधानी के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का बहिष्करण कैसे होता है, ये 2 मार्क्स का आ सकता है। या अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, ये 2 मार्क्स का आता है। या फिर अगर पोषण का पूरा डिटेल पूछ दिया तो 5 मार्क्स का आएगा और इसमें एक ये फिगर बनाना होगा ये वाला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भोजन पहले पास में था, फिर उसको फुटपाथ बनाया, फिर उसको भोजन रसदानी से घेर लिया, उसके बाद भोजन का पूरे शरीर में वितरण करके बाहर थोड़ा सा निकाल देगा। ओके, तो ये था अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अमीबा का भोजन है क्या। ठीक है, अमीबा तो भोजन करता है, भोजन उसके शरीर के सतह के नजदीक आता है तो उससे अपना पोषण कर लेता है, लेकिन अमीबा का भोजन है क्या। तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ओके, शैवाल मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो कुछ कुछ शैवाल वहां उत्पन्न ले लेते हैं, वही होता है शैवाल। तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े या बैक्टीरिया या डायटम तथा अनेक छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े, ये सब जो है वो अमीबा के भोजन है। ठीक है, तो ये सब अगर अमीबा को अपने शरीर के आसपास दिखते हैं तो वो उनको अपने रसधानी में लेकर और उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो कोशिका मुख या उसको इंग्लिश में साइटोस्टोम बोलते हैं, वहां से होता है।
तो अमीबा में कहाँ से होता है? शरीर के सतह द्वारा, ठीक है, या फिर अगर कुटपाद दिया है तो कुटपाद के द्वारा। और पैरामीशियम में कहाँ से होता है? कोशिका मुख के द्वारा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया। इसके बाद है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहें। और इस चैनल पर बिहार बोर्ड का हर एक सिलेबस पूरा किया जाएगा। ओके, मतलब हर एक सब्जेक्ट को टच करने का मैं ट्राई करूंगी। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।